ये मेवाड़ का राज्य चिन्ह है, जिसमें एक तरफ महाराणा का चित्र है और दूसरी तरफ एक भील योद्धा का चित्र है और नीचे कुछ लाइन लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मतलब जो अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, अपने धर्म पथ से विचलित नहीं होता, करतार ईश्वर परमात्मा भी उसकी रक्षा करता है। तो जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। यहां गौर इस बात पर करना कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक भील योद्धा का भी चित्र है। इसका मतलब यह चित्र अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। यह बताता है कि मेवाड़ राज्य में भीलों की क्या राजनीतिक स्थिति थी, भीलों का क्या महत्व हुआ करता था। और हम देखते भी हैं इस बात को कि जब महाराणा प्रताप का यहाँ शासनकाल था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576, एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित था, बदायूनी, उसने किताब लिखी मुंतखब तवारीख। वो लिखता है, हम जब गोगुंदा में ठहरे हुए थे, गोगुंदा स्थान पर, तो हमारे अमीरों को डर था कि कहीं रात्रि में राणा कीका हम पे हमला ना कर दे। राणा कीका मतलब महाराणा प्रताप, और भीलों की सेना भी थी, तो ऊंची ऊंची दीवारें हमको बनानी पड़ी। उसके बाद हमारे जो अमीर हैं वो कुछ निश्चिंत हुए। खाने पीने की बहुत कमी हो गई थी, किल्लत हो गई थी, और आसपास के केंद्रों से उनके पास में जो खाना आता था उस पर भीलों की जो सेना थी वो धावा बोल दिया करती थी। उसकी वजह से इस मुगल सेना की ये स्थिति हो गई थी कि उस चार दीवारी के अंदर वो कैदियों की भांति जीवन यापन करने लग गए थे। और बाद में फिर मुगल शासक ने, अकबर ने, जब अपनी सेना को वापस लौटने के आदेश दिए, फरमान दिया कि आ जाओ वापस, तो अपने सेना नायकों की ड्यूटी बंद कर दी थी। तो भीलों का एक इंपॉर्टेंट रोल तो हुआ करता था। महाराणा प्रताप ने इस पहाड़ी क्षेत्र पर भीलों की पालों को बसा रखा था। पाल मतलब जो भीलों के गांव हैं उनको पाल कहा जाता है, और उसका जो मुखिया है उसको पालवी या तदवी कहा जाता है। पालवी या तदवी। यहां इनकी पालों को बसाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हुआ करता था कि हमारी टेरिटरी में शत्रु दल की किसी भी प्रकार की अगर कोई मूवमेंट हो तो ये भील लोग जो वनपुत्र हैं, कर्नल जेम्स टोड इनको कहते हैं वनपुत्र, तो मतलब जंगल एक प्रकार से इनका गार्जियन हो गया, वनों में रहते हैं, वनपुत्र इनको बोल दिया। भील जो एक शब्द व्हील से बना है, जिसका मतलब ही होता है तीर कमान, तो मतलब वो योद्धा जो तीर चलाने में निपुण हो। तो महाराणा प्रताप ने इन भीलों की पालों को ही यहां पर क्यों बसा रखा था, किसी और को क्यों नहीं बसाया? उसका रीजन भी था कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे लोग, और जब शत्रु दल की हमारी टेरिटरी में किसी भी प्रकार की मुगलों की एक्टिविटी होती थी तो ये हनुमान जी की वानर सेना की भांति बिना रुके, बिना थके, बिना खाए पिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लिया करते थे, और कुछ ही समय में लगातार भागते हुए, और तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना महाराणा प्रताप तक पहुंचा दिया करते थे, और सेना अलर्ट मोड में आ जाया करती थी। तो इनकी स्थिति तो हुआ करती थी। सवाल दिमाग में एक ही आता है कि भीलों का इतना इंपॉर्टेंट रोल था मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ का राज्य चिन्ह भी इस बात को क्लियरली कहता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या स्थिति मुगल सेना की हो गई थी, जहां भीलों के द्वारा मुगलों की जो रसद सामग्री आती थी उस पर धावा बोल दिया जाता था। अब वो भूखे प्यासे कैदियों की भांति रह रहे थे, और मुगल सैनिक अपने ही घोड़ों और ऊंटों को काट काट कर खाने को मजबूर हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति उनकी कर दी गई थी। आगे का क्या कारण हुआ कि जब राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हुए तो भीलों को इस आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। राजस्थान में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए थे, जैसे भीलों ने जनजातीय आंदोलन किया। एक आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने दिया। ये गोविंद गिरी, जिसको हम भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं, बहुत जबरदस्त घटना हुई थी 17 नवंबर 1913। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये घटना है मानगढ़ धाम की। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जगह आती है मानगढ़ धाम जिसको बोलते हैं, वहां भी स्मारक बना हुआ है ऐसा ही। अभी ध्यान हो तो कुछ ही समय पहले 1 नवंबर 2022 को
प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पर, एक प्रोग्राम किया था, उसको धूली वंदन नाम दिया था। धूली मतलब धूल, वंदन मतलब वंदना करना, प्रार्थना करना, उसकी पूजा करना। तो इस स्थान पर 1500 की संख्या में, ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, बाकी अनौपचारिक आंकड़े देखे जाएं तो ये कहा जाता है 3 से 4 हजार भीलों को गोलियों से भून दिया गया था यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को। ये मानगढ़ धाम की घटना, ये देखो, ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इसमें मेवाड़ भील कोर एक सैनिक टुकड़ी थी जिसको अंग्रेजों ने बनाया था 1841 में, और कर्नल शटन अंग्रेज अधिकारी था जिसने आदेश दिए थे मार दो गोलियां। और भी कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, स्टॉकले, हैमिल्टन और बेले, मेजर एस बेले, उन्होंने आदेश दिया था। और भी कुछ सैनिक टुकड़ियां थी, मेवाड़ की भी सैनिक टुकड़ी थी, इसके अलावा 104 वेलेजली राइफल भी थी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट भी थी। भून दिया गया इन भीलों को। तो एक तो ये आंदोलन हुआ था गोविंद गिरी के नेतृत्व में। एक और आंदोलन हुआ था आगे चल के मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, जिसको एक ही आंदोलन कहा गया या मातृकुंडिया आंदोलन कहा गया या भोमठ आंदोलन कहा गया। ये मोतीलाल तेजावत का आंदोलन, ये वाला। जनजातीय आंदोलनों में और भी आंदोलन हुए थे। मीणा जनजाति ने भी आंदोलन किया था, जो राजस्थान के इस अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में किया था। इसके अतिरिक्त मेर ने भी आंदोलन किया था, मेरों ने, इस अजमेर के आसपास के क्षेत्र में। राजस्थान के मैप से देखो, ये नया मैप है राजस्थान का। अभी जब सारे जिले बन जाएंगे, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी 17 मार्च 2023 को, 19 नए जिले और 3 संभाग, तो जब बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा राजस्थान का मैप। तो ये जो अजमेर वाला भाग है, यहाँ इस क्षेत्र में मेर जनजाति थी। इसका इधर वाला भाग मारवाड़ में आता था, इधर वाला जो भाग है वो आपका मेवाड़ में आता था। और ये अजमेर जो बाद में चीफ कमिश्नर क्षेत्र बना था अंग्रेजों के नियंत्रण में, तो यहाँ मेरों ने आंदोलन किया था। इसके अलावा लासोड़िया आंदोलन संत मावजी ने यहाँ पर चलाया था इस क्षेत्र में, जो अछूत थे उनके उद्धार के लिए, लासोड़िया आंदोलन। इसके अतिरिक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगता हुआ ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल, जंगल और जमीन आंदोलन चला था। तो ये बहुत सारे आंदोलन चले थे। इन आंदोलन की तो खैर हमको डिटेल से बात करनी है, लेकिन सवाल ये है कि भीलों का जब इतना महत्व था तो आखिर भीलों को फिर आंदोलन की राह क्यों पकड़नी पड़ी। तो हमको भीलों की कुछ क्या प्रैक्टिसेस थी, इनकी क्या सोशल प्रैक्टिस थी, क्या रिलीजियस प्रैक्टिस थी, थोड़े इनके रीति रिवाज हमको समझने पड़ेंगे। तब ये बातें समझ में आएंगी कि आगे चलकर जब मेवाड़ रियासत और अंग्रेजों के बीच में संधि हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1818 में, मेवाड़ के शासक थे महाराणा भीम सिंह, तो उसके बाद भीलों के अधिकारों में कटौती हुई। और अधिकारों में कटौती होने के कारण भीलों ने आंदोलनों का रास्ता ले लिया। दरअसल ये वन पुत्र थे, तो जंगल के संसाधनों पर इनका अधिकार था। कर्नल जेम्स टोड तो ये कहते हैं ये वन पुत्र हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति हुए हैं रोने, उन्होंने किताब लिखी है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। वो ये कहते हैं कि इनका जो मूल क्षेत्र है वो मारवाड़ है। हो सकता है, देखो ध्यान देना, एग्जामिनर आपको जज्बाती कर देगा और आपसे गलतियां कराएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भील जनजाति का मूल क्षेत्र रोने द्वारा लिखी गई किताब वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा है, और आप जज्बाती होकर आप देखेंगे कि भील सबसे ज़्यादा तो मेवाड़ के क्षेत्र में रहते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी आबादी उदयपुर में है। भाई जनजाति की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जनजाति पॉपुलेशन है वो उदयपुर में है, और जनजाति पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो बांसवाड़ा में है। परसेंटेज के रूप में तो बांसवाड़ा, परसेंटेज के रूप में तो बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनजाति कहाँ रहती है राजस्थान में, बांसवाड़ा में। संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है, उदयपुर में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा रोने द्वारा लिखी गई किताब वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अनुसार भीलों का मूल क्षेत्र कौन सा है, आप जज्बाती होकर ये मत कर देना। रोने कहता है उनका मूल क्षेत्र जो है वो मारवाड़ है, मतलब मारवाड़ से फिर मेवाड़ की तरफ आए, ये रोने कहता है। क्लियर है, वापस आप विषय पर आओ। हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ भीलों ने जो आंदोलनों की राह पकड़ी, तो इनके कौन कौन से अधिकारों में कटौती हुई। कुछ देखो ये शब्दावलियां आप समझना एक बार। ये महाराणा प्रताप के द्वारा भीलों की पालों को बसाया हुआ था। पाल मतलब गांव, इसका जो मुखिया है वो पालवी, तो पालवी या तदवी, ध्यान रखना इस नाम को। और पूरे भीलों का मुखिया, ये तो गांव का मुखिया है पालवी या तदवी, सारे भीलों का जो मुखिया है वो गमेती।
महाराणा प्रताप के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी। सिरोही से लेकर देबारी तक का 70 मील चौड़ा एरिया, कुंभलगढ़ से ऋषभदेव तक का 90 मील चौड़ा एरिया, वो पूरा क्षेत्र जहाँ पर बहुत प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी कोई भी। बहुत सारे फलों के वृक्ष थे, मैं खुद मेवाड़ जाकर आया हूँ, मैंने देखा है। बहुत सारी कृषि की जाती थी, भील जनजाति के द्वारा भी की जाती थी। ये इस प्रकार से कृषि करते थे लोग, कृषि कार्यों में जुड़े हुए थे। ये देखो एक इमेज ली मैं ताकि समझाऊँ आपको। देखो एक तो ये झोपड़ी, ध्यान रखना, ये भीलों के द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उनको टापरा या कू कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए टापरा या कू क्या है, तो घर है इनके, वो टापरा या कू। ऐसे इस प्रकार से ये खेती की जाती है। क्या है ये, एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये RS प्री 2023 प्रीलिम्स के लिए गणित का पूरा सिलेबस एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है। 299 रुपये उसका चार्ज है, 6 महीने की वैलिडिटी है। अगर लगे ज्वाइन करना चाहिए तो देख लेना, कर लेना। चलिए वापस विषय पर आओ। तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो हरा भरा क्षेत्र है मेवाड़ का, और वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की तो कोई कमी है ही नहीं। इस प्रकार की ये खेती की जाती है भीलों के द्वारा। और ये लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए खेती की, जब ये ज़मीन उपजाऊ नहीं रही तो इसको छोड़ के कहीं और चले गए, वहाँ जंगल साफ किया, वहाँ खेती करनी शुरू कर दी। फिर वो ज़मीन भी उपजाऊ नहीं रही तो उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह चले गए, तो इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और इसी स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। वालरा मतलब क्या, स्थानांतरित कृषि, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, वालरा। तो ये वालरा कृषि बहुत की जाती थी। पहाड़ी क्षेत्र में करते थे, पूरा पहाड़ी क्षेत्र मेवाड़ का, पहाड़ी क्षेत्र में इसी वालरा को बोलते हैं चिमाता। तो चिमाता क्या है, चिमाता मतलब वालरा ही है पहाड़ी क्षेत्र में। और जब मैदान में उसको करते हैं तो ये बोलते हैं दजिया। दजिया क्या है, दजिया भी वालरा ही है, मतलब स्थानांतरित कृषि है। दजिया समतल मैदान में, चिमाता पहाड़ी क्षेत्र में, वालरा मतलब ये चिमाता दजिया ये वालरा ही है। वालरा मतलब वो स्थानांतरित कृषि, वो वालरा है। अलग अलग परिवार भी करते हैं, सामूहिक रूप से भी करते हैं। सामूहिक मतलब सारे भील इकट्ठे होकर, सारे परिवार इकट्ठे होकर, उसको बोलते हैं हेलमो। हेलमो मतलब सामूहिक कृषि, वो हेलमो हो गई। भीलों से संबंधित कुछ और बातें आप ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हैं। पहले हम इन कुछ बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जनजातीय आंदोलन की तरफ चलेंगे। जब इनमें युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयां आपस में हो जाती हैं, और ऐसे में कोई भील योद्धा के द्वारा सामने वाले घुड़सवार को मार कर गिरा दिया जाता है, तो मान लो आप भील हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, और शत्रु दल आया, आपने उस घुड़सवार को मार के गिरा दिया, तो आपके साथ वाले शाबाशी देंगे, वाह भाई वाह, और आपको बोले पाखरिया, मतलब एक टाइटल दे दिया आपको, पाखरिया। पाखरिया मतलब जिसने घुड़सवार योद्धा को मार गिराया, वो पाखरिया। पाखरिया। इसके अलावा मान लो, जैसे अभी मान ही रहे हैं आप भील हैं और जंगल में कहीं है, अचानक से पता चला कि साहब युद्ध, किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया और युद्ध होने वाला है, तो ऐसे में अपने आप को अलर्ट करते हैं, एक रणघोष करते हैं, जिसको बोलते हैं फायरे। फायरे फायरे मतलब ऐसी आवाज़ अगर सुने, आप वहाँ बैठे हो जनजाति क्षेत्र में भीलों के पास में, और अचानक आवाज़ सुनो फायरे फायरे, तो समझ लेना कि लड़ाई चालू हो चुकी है। तो ये रणघोष है, क्या, फायरे फायरे, फायरे फायरे। इसके अलावा ये लोग पेड़ पौधों को भी इंसान की भांति ही मानते हैं। कैसे? जब ये शादी करते हैं तो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर शादियां कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हाथी वेंडो। भाई पेड़ पौधे अगर विटनेस बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं, तो इसका मतलब इनके हिसाब से पेड़ पौधे देख भी रहे हैं, वो फील भी कर सकते हैं, मतलब मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट में जब मैरिज करने के लिए जाते हैं तो किसी व्यक्ति को आप अपने साथ लेकर जाते हैं, आपसे पूछा जाता है आपका गवाह कौन है भाई, विटनेस कौन है, बोले ये है। तो जंगल में जब ये विवाह करते हैं तो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर जो शादी करते हैं उसको बोलते हैं हाथी वेंडो। क्या बोलते हैं? हाथी वेंडो। इसके अलावा बाल विवाह नहीं होता है,
और जब दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हे को एक चित्र बनाना पड़ता है एक माता का, जिसको भराड़ी माता कहा जाता है। मतलब अगर आप भील होते, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर शादी करते, तो वो कौन सी शादी होती? हाथी वेंडो। आपको एक माता का चित्र बनाना पड़ता, जिसको क्या कहा जाता है? भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। और आप ये चाहते हैं कि साहब मेरा छोटा बच्चा है उसकी भी शादी कर लो, तो नहीं, बाल विवाह नहीं, बाल विवाह नहीं होता। इसके अतिरिक्त जब आप शादी करते तो आपकी जो दुल्हन है वो पीले रंग के कपड़ों में आती है, और उस साड़ी को कहा जाता पिरिया। ये देखो ऐसे ऐसे आपकी दुल्हन पीले रंग के कपड़ों में आती, तो पिरिया मतलब पीले रंग की साड़ी जो भील महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, वो पिरिया। और जो भील महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं उसको बोलते हैं सिंदूरी। अब आप सोच रहे होगे मैं जनजातीय आंदोलन पढ़ाते पढ़ाते आपको यहाँ का भील जनजाति पढ़ाने लग गया। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। पहले भीलों की शब्दावली को समझ लो, इनके रीति रिवाज, परंपराएं, क्या मान्यताएं हैं वो समझ लो। उसके बाद फिर चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि जनजातीय आंदोलन क्यों किए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इनके पहनावे से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं। भीलों के द्वारा कुछ तंग धोती पहनी जाती है। धोती आप जानते हैं ना, ये इस प्रकार से ऐसे, तो कसी हुई धोती होती है जिसको कहा जाता है ढेपाड़ा। ढेपाड़ा। और लंगोट, लंगोट को कहा जाता है खोएतू। अब लंगोट आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अपने घर में किसी बड़े से पूछना, लंगोट किसको कहा जाता है? लंगोट ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। ढेपाड़ा तंग धोती पुरुषों के द्वारा, खोएतू पुरुषों के द्वारा जो लंगोट पहनी जाती है। और महिलाएं जो घाघरा पहनती हैं उसको कहा जाता है कछाबू। कछाबू। अब अगर भील जनजाति में होते, आपकी दुल्हन आती जो पिरिया पहन के आती, पीली साड़ी या लाल रंग की साड़ी पहनती तो सिंदूरी, पैरों में बड़ी बड़ी पजेब पहन के आती कड़े की तरह, उसको बोलते परिजनी। परिजनी मतलब महिलाओं के द्वारा पैरों में, जो पैरों में पहनी जाती पजेब, तो ये बताने की बात थोड़ी है, जो पजेब पहनी जाती है मोटी मोटी, उसको परिजनी कहा जाता है। कुछ और इनसे रिलेटेड कुछ शब्दावलियां और हैं। देखो, एक तो ये चीज़ समझना, ये आगे काम आएगा जब हम बात करेंगे अभी भील जनजातीय आंदोलन की। मावड़ी, ये दरअसल महुआ है, और महुआ से शराब बनाई जाती है। भीलों के द्वारा शराब बनाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में बहुत बनाई जाती है। इस शराब को कहा जाता है मावड़ी। ये शराब निकाली जाती है। आगे जब भीलों के द्वारा आंदोलन किए जाएंगे तो उनके जो कारण रहेंगे, उन कारणों में से एक कारण ये भी रहेगा कि मावड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था मेवाड़ राज्य की तरफ से। ये कारण भी रहेगा, ये ध्यान रखना। इनसे रिलेटेड कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को आप समझ लेना। फायरे फायरे मैंने बता दिया, रणघोष लड़ाई होने वाली है। पाखरिया मतलब आपने किसी घुड़सवार को मार गिराया, आप पाखरिया हो। मोताणा, मोताणा मतलब ये, मान लीजिए भील जनजाति में आप हैं और आपके हाथ से किसी की मृत्यु हो गई, किसी को मार दिया, तो अब मौत का बदला मौत, तो या तो मारा जाए आपको भी, या फिर आप क्या करोगे, मतलब भील जनजाति में क्या होता है कि साहब इसकी मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, इसकी मृत्यु के बदले में, मौत के बदले में इतना पैसा ले लो। उसको बोला जाता है रक्त मूल्य या मोताणा, कि ठीक है इतना पैसा आपने दे दिया, अब आपको माफ़ किया जाता है, तो पैसा दे दो आपकी जान छूट जाएगी। उसको मोताणा या रक्त मूल्य कहा जाता है। दापा, दापा मतलब वधु मूल्य। वधु मतलब जो दुल्हन है, दुल्हन के लिए जो मूल्य दिया जाता है उसको वधु मूल्य। एक होता है छेड़ा फाड़ना, कि ये छेड़ा फाड़ दिया, जा भैया अब तू अलग और मैं अलग, उसको बोलते तलाक। तलाक मतलब छेड़ा फाड़ना। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं। हाथी वेंडो मैंने आपको बता दिया, पेड़ पौधों को साक्षी मान लो, और साक्षी मान के जो शादी करते हैं उसको हाथी वेंडो। भराड़ी माता मैंने आपको बता दिया। टोटम, टोटम मतलब पेड़ पौधों को देवता के रूप में पूजते हैं, तो वो टोटम, पेड़ पौधों को देवता के रूप में पूजते हैं, तो ये टोटम। ये भील जनजाति है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली मीणा जनजाति है, दूसरी भील है, और तीसरी है गरासिया। भील जनजातियों के दो बहुत बड़े मेले लगते हैं राजस्थान में। एक तो लगता है बांसवाड़ा में, ये जो राजस्थान का बांसवाड़ा है यहाँ पर, यहाँ मेला लगता है, घोटिया अम्बा मेला। दरअसल यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें 5 पांडव और कुंती,
इनका एक मंदिर है, मैंने ली है इमेज, देखो ये है, ये मंदिर है। बांसवाड़ा में ये घोटिया अंबा मेला लगता है, जहाँ पर 5 पांडव और कुंती की पूजा की जाती है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को, मतलब चैत्र शुक्ल द्वितीय को ये मेला लगता है भीलों का, बहुत बड़ा मेला लगता है। एक और मेला लगता है यहाँ पर माघ पूर्णिमा को, ये बेणेश्वर धाम है जो डूंगरपुर में आता है। 3 नदियाँ हैं डूंगरपुर में, सोम, जाखम और माही, ये 3 वहाँ पर मिलती हैं। वैसे वास्तव में अगर गूगल मैप से आप देखो तो 3 नदियाँ मिलती हुई नहीं दिखती, सोम और माही आपस में मिलती हुई दिखती हैं। जो जाखम है वो पहले ही सोम से मिल जाती है। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ये माही मैप से देख लो राजस्थान के, ये माही नदी आती है और राजस्थान से आके और यूँ गुजरात में जाती है। एक आती है सोम नदी जो आपके उदयपुर से आती है, वो यहाँ पर मिलती है यहाँ। एक आती है आपके जाखम नदी जो प्रतापगढ़ से आती है, वो यहाँ सोम नदी में मिल जाती है थोड़ा पहले। यहाँ जहाँ पर ये सोम और माही नदी मिलती हैं, एक गांव है नवा टापरा या नेवटपुरा जो डूंगरपुर जिले में आता है। यहाँ पर हर साल माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ कहा जाता है। ये वाला कहाँ गया, ये वाला। तो ये भील जनजाति का बहुत बड़ा मेला लगता है, दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, जिसको कुंभी आपने बोल दिया, आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ। ये लगता है कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। कौन से गांव में, नवा टापरा या नेवटपुरा गांव में। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। और इसके अलावा कौन सी नदियां हैं, सोम, जाखम, माही, इनके संगम पर। इसके अलावा ये ऋषभ देव जी का मंदिर है जो जैन तीर्थंकर थे। भील जनजाति के लोग इनको केसरियानाथ जी या कल्ला जी के नाम से पूछते हैं, काला जी या केसरियानाथ जी। इनका मंदिर है उदयपुर के धुलेऊ में। और इन पर जो केसर चढ़ाई जाती है, उस केसर का पानी पीकर ऐसा कहा जाता है कि भील जनजाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो अगर आपका कोई मित्र है, भील है, और आपको लगता है यार ये झूठ बोल रहा है, तो केसरियानाथ जी के ले जाओ, मतलब ऋषभ देव जी के ले जाओ, जिनको वो काला जी या केसरियानाथ जी के नाम से पूछते हैं। मंदिर है उदयपुर के धुलेऊ में, तो उदयपुर जाना पड़ेगा, धुलेऊ में जाना पड़ेगा। यहाँ चढ़ाई हुई केसर का पानी पिलाना, और पिलाने के बाद बोलना अब बता ये क्या सच्चाई है, क्या हुआ था। तो सारी बात आपको बता देगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो ये तो हो गए भील जनजाति के कुछ रीति रिवाज। अब भील जनजाति के द्वारा यह आंदोलन क्यों किया गया था, तो इसकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये राजस्थान की हिस्ट्री का स्पेशल बैच का वीडियो है, और ये पूरा बैच आपको इस अगस्त के महीने में भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा। तो पूरा बैच अगर ज्वाइन करना है तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर जाओ। नॉमिनल फीस रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा। लगता है ज्वाइन करना चाहिए तो कर लेना। और हाँ, ये जो है आरएस के लिए मैथमेटिक्स का जो स्पेशल बैच है, आरएस प्री मैथमेटिक्स कंप्लीट, ये पूरा मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया। 299 रुपये फीस है मात्र 6 महीने की। अगर लगता है ज्वाइन करना चाहिए तो देख लेना। थैंक यू, जय हिंद।